हेलो एस्पायरेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया। अपन बैठ रहे थे शरीर दर्द तथा परिसंचरण और छोटा सा लेक्चर है और ये खत्म होने वाला है लेक्चर, है ना। खत्म मतलब चैप्टर खत्म हो जाएगा, ये लास्ट लेक्चर इस चैप्टर का। चलो जी, पूरा चैप्टर अपन ने कर लिया था, बस थोड़ी सी चीजें बची थी। क्या बची थी? एक तो मैंने आपको हृदय धमनी नहीं बताई, ठीक है। हृदय से धमनियां निकलती हैं, वो धमनियां भी बात करेंगे उनकी भी। ईसीजी की बात नहीं की अपन ने, और उसके अलावा अपन ने जो हृदय संबंधी जो विकार है, विकृतियां हैं, उनकी बात नहीं करी। बस ये तीन चीजें हैं, छोटी सी हैं, ठीक है, जितनी अपन को समझनी चाहिए। अच्छा देखो, ईसीजी जो है वो बहुत बड़ी चीज है, ठीक है। आप मेडिकल में जाओगे, आपको समझ में नहीं आएगा वहां पर भी, है ना। लेकिन जितना अपने लिए 4-5 लाइनें हैं, अपने जो क्वेश्चन बन जाए अपने को, तो उससे मतलब भाई, ठीक है। पहले मेडिकल कॉलेज में जाएं तो सही, उसके बाद बनेगा ना डॉक्टर। अभी से ईसीजी सीख के क्या करना है अपन को ईसीजी उतनी पता होनी चाहिए जितनी एनसीईआरटी में दे रखी है, अपने क्वेश्चन बन जाए बस, ठीक बात है। चलो जी, शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। और आज के लेक्चर की शुरुआत करेंगे अपन कहां से? अपन आज के लेक्चर की शुरुआत करेंगे हृदय ध्वनि से। कहां से करेंगे? हृदय ध्वनि। हृदय ध्वनि टेस्ट किस किस ने दिया था वो भी बता दीजिए भाई। काफ़ी लोगों ने नहीं दिया और जिनसे उम्मीद थी कि वो देंगे, लेकिन पता नहीं कुछ शायद बिजी रहे होंगे, है ना। और तो पता नहीं शायद दिया नहीं होगा, या फिर आजकल चुनाव चल रहे हैं तो किसी पॉलिटिकल पार्टी की आप प्रचार कर रहे होंगे, ठीक है। बिजी हो ना काफ़ी, तो थोड़ा सा वक्त निकाल लेना अपना बिजी शेड्यूल में से और टेस्ट जो है दे लेना। चलो करते हैं हृदय ध्वनि की बात, हार्ट साउंड्स की बात करते हैं। अब आपके दिमाग में चीज आई होगी भैया, हृदय से कौन सा साउंड निकलता है, ठीक है, उससे कौन सी ध्वनियां निकलती हैं। तो आप कभी ना कभी डॉक्टर के पास में तो गए होंगे, बिल्कुल गए होंगे, है ना। इतने बड़े हो गए, ठीक है, नीट की तैयारी कर रहे हो तो डॉक्टर के पास में तो जाना हुआ ही होगा, ठीक बात है। चलो एक मिनट, हाँ, डॉक्टर के पास में तो आपका जाना हुआ होगा, बिल्कुल भैया, डॉक्टर के पास में गए हैं। और आपने एक चीज देखा होगा कि जब भी आप डॉक्टर कुछ करे या ना करे, आपको उसकी दवाई आपको लगे या ना लगे, इलाज आपका हो या ना हो, लेकिन डॉक्टर जो है आपको वो कान में डाल के आपकी जो है यहाँ पे छाती पे लगा के आपकी ध्वनि जरूर सुन लेता है, ठीक है। तो वो सुनता क्या है? वही हृदय ध्वनि सुनता है, उन्हीं की बात करेंगे, ध्यान से सुनो। हृदय चक्र के दौरान, एक थोड़ा सा छोटा कर लो इसको। हृदय चक्र के दौरान दो महत्वपूर्ण ध्वनि फिर दो हो गई ना, तो ध्वनियां हो जाएंगी। दो महत्वपूर्ण ध्वनियां स्टेथोस्कोप द्वारा सुनी जा सकती हैं, ठीक है। तो जब भी आपका हृदय चक्र चलता है, हृदय चक्र अपन समझ चुके हैं, कार्डियक साइकिल, ठीक है, लास्ट लेक्चर में बहुत अच्छे समझाया है। जब हृदय चक्र चलता है तो उस टाइम पर दो ध्वनियां सुनती हैं, और उन ध्वनियों को कैसे सुन सकते हैं अपन? स्टेथोस्कोप की मदद से अपन सुन सकते हैं। स्टेथोस्कोप क्या होता है? वही अपन ईयरफोन डालता है ना, ये डॉक्टर ईयरफोन से डालता है, उसी का नाम क्या है? स्टेथोस्कोप कहा जाता है उसको, है ना। हाँ, तो ये आपको पता होना चाहिए। आप भी जैसे मेडिकल कॉलेज में एंट्री लोगे, ये सबसे पहले इसमें को गले में डाल के फोटो तो खिंचवाओगे, ठीक है, स्टेथोस्कोप वाली। चलो, तो इसकी मदद से अपन क्या है, हृदय की जो ध्वनियां है वो सुन सकते हैं। अब वो ध्वनियां कब आती हैं और क्यों आती हैं, किस वजह से आती हैं, थोड़ी सी उनके बारे में बात करेंगे। उससे पहले एक लाइन और लिखवा देता हूं, फिर अपन बात करेंगे कि ये ध्वनि आती क्यों है, ठीक है भाई। हृदय से ध्वनि आती ही क्यों है, हृदय चक्र में, ये हृदय चक्र के दौरान ये ध्वनियां क्यों आती हैं, ऐसा क्या होता है हृदय चक्र के दौरान की ध्वनियां आती हैं, उसके बारे में बात करेंगे। पहले ये पॉइंट लिखते हैं। इन दोनों ध्वनियों को चिकित्सीय निदान
दोनों ध्वनियों का चिकित्सीय निदान में बहुत महत्व है। बताओ जी, फैन ऑन कर नहीं सकते, क्यों? क्योंकि उसकी आपको आवाज आएगी। बिना फैन के गर्मी चल लग रही है और एसी में ठंड लग रही है, मौसम हो गया अजीब। चलो, तो ये 2 पॉइंट क्या कहते हैं, ज़्यादा ये कोई खास बात नहीं है, नॉर्मल सी बातें हैं। जो हृदय से ध्वनियाँ निकलती हैं, 2 प्रकार की ध्वनियाँ निकलती हैं और जिनको अपन स्टेथोस्कोप लगा के सुन सकते हैं उन ध्वनियों को, ठीक बात है। और इन ध्वनियों की मदद से क्या है, चिकित्सीय निदान भी किया जा सकता है। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो, आपको बोलोगे कुछ भी आपको बताओगे तो वो बढ़िया म्यूजिक सुन लेगा आपके हार्ट का, ठीक है, आपके दिल का म्यूजिक सुन लेगा। कैसे सुनेगा, क्यों सुनता है वो? क्योंकि उससे क्या निकाल कर सकता है, वो उसको सुन के पता लगा सकता है कि इसको अब क्या दिक्कत है और इसको मतलब ट्रीटमेंट करने में भी इसकी हेल्प हो सकती है। बस इतना आपको ध्यान में रखना है कि चिकित्सीय निदान में भी इसका महत्व है। किसका? इन ध्वनियों का चिकित्सीय निदान में भी महत्व है। अब ये बात तो हो गई। अब हमें ये बात बताओ भैया कि ये ध्वनियां आती क्यों हैं। चलो उन पे चलते हैं भैया, ये ध्वनियां आती क्यों हैं। सबसे पहले बना लेते हैं अपना प्यारा हृदय, या फिर पीछे चलते हैं हृदय चक्र के अंदर। ध्यान से देखो भाई, ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। और मैंने आपको क्या बताया था, मैंने ये बताया था आपको कि 2 गेट कहां लगे हुए, यहां लगे हुए हैं, ठीक है। यहां पर कौन सा? त्रिवलनी कपाट, यहां द्विवलनी कपाट, ठीक बात है। उसके अलावा 2 गेट यहां लगे हुए हैं, एक अओर्टा जहां पर खुलता है वहां लगा हुआ है, मतलब महाधमनी है, ठीक है। और दूसरा कहां लगा हुआ है, जो आपकी फुफ्फुसीय जो धमनी है उस जहां पर वो खुलती है वहां पर लगा हुआ है। तो 1 गेट और 2 गेट, ये दोनों कौन से गेट है? सेमी ल्यूनर वोल्व, ठीक है। अर्धचंद्र कपाट कहते हैं इनको ना, अर्धचंद्र कपाट, ठीक है। ये कौन सा कपाट है? ये दोनों पे कौन से लगे हुए? अर्धचंद्र कपाट। और यहां कौन से गेट है? यहां पर 2 गेट है, त्रिवलनी कपाट, ठीक है। इसको आप गेट से ही समझो। भाई मुझे एक बात बताओ, जब भी आप गेट खोलते हो, ठीक है, तेजी से गेट को खोलो, कोई आवाज आएगी क्या? अब आप बोलोगे भाई चर की आवाज आती है ना, ठीक है। तो ये समझो कि गेट ज्यादा पुराना नहीं हुआ लगाए हुए, ठीक है। जब गेट ज्यादा पुराना हो जाता है लगाए हुए तो उसमें चर की आवाज आती है गेट खोलते तब भी, लेकिन गेट अभी पुराना नहीं हुआ, बस नया लगा है गेट, ठीक है। जैसे आपने इसको एकदम से धक्का देके उसको खोला गेट को, कोई आवाज नहीं आई, बिल्कुल साइलेंट। लेकिन जैसे ही आपने उसको धक्का मार के बंद किया, और वो धक्का मार के जब आप बंद करोगे ना तो वो गेट जाके आके चौखट के भिड़ेगा, ठीक है। और क्या होगा? आवाज आएगी, भड़, ठीक है, आवाज आएगी। तो मतलब गेट जब बंद होता है ना तब आवाज आती है। ये बात तो क्लियर हो गई कि गेट खोलने पे आवाज नहीं आती, गेट बंद होने पे आवाज आती है। अरे गेट को धक्का मार के खोला आपने, कोई आवाज आई क्या? नहीं आई। लेकिन गेट को धक्का मार के जब बंद किया ना और गेट आगे जाके चौखट के भिड़ा तो क्या हुआ? आवाज आई, ठीक है। चलो, तो मतलब गेट बंद होने पर आवाज आती तो है। अब यहां पर जो है आवाज आएंगी, मैंने आपको बताया कि 2 ध्वनियां निकलती हैं। कैसी ध्वनियां निकलती हैं? 2 ध्वनियां निकलती हैं। कब निकलती हैं? कौन से गेट के बंद होने से कौन सी ध्वनि निकलेगी, ये समझते हैं। आ जाओ, मैंने आपको क्या बताया था कि यहां पर ये दोनों गेट क्या है? खुले हुए हैं। कब खुले हुए होते हैं? जब आपके दोनों आलिंद और दोनों निलय बढ़िया रेस्ट में होते हैं। दोनों आलिंद और दोनों निलय, चारों कक्ष जो है आपके जब रेस्ट में होते हैं, तब ये दोनों गेट क्या हुए हैं? ये दोनों गेट जो वो खुले हुए होते हैं, ठीक बात है। और गेट खुले हुए होते हैं तब तो आवाज आती ही नहीं, ये तो बात हमें पता ही है। अब क्या हुआ? ये जो आलिंद है उनमें क्या हुआ? संकुचन हुआ। आलिंद में क्या हुआ? परकुचन हुआ। और ब्लड किस में भर गया? सारा का सारा निलय के अंदर भर गया। निलय की कैपेसिटी पूरी भर गई। और यहां से जो ऐसे नोड था, ऐसे नोड याद है क्या? ऐसे नोड ने सिग्नल भेजा एवी नोड को, और एवी नोड से करंट आया किसमें? पुरकींद्रीय तंतु में। और पुरकींद्रीय तंतु आप सबको पता है पूरे निलय की दीवारों के अंदर फैले हुए हैं। करंट जैसे ही आया, निलय क्या होगा? निलय ने क्या किया? संकुचन किया। निलय ने क्या किया? संकुचन किया। जैसे ही निलय ने संकुचन किया तो इसमें क्या भरा हुआ है? ब्लड भरा हुआ है निलय के अंदर। अब वो ब्लड ऊपर ना चला जाए, अगर ऊपर चला जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, फिर तो इन गेट का मतलब ही क्या हुआ, ठीक है। तो ये ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो अगर ये ब्लड
इस ब्लड के पास में क्या ऑप्शन है, ये जब अपन इसको बेचेंगे, ठीक है, तो उसके पास में क्या ऑप्शन है भाई, जहां भी इसको निकास की जगह मिलेगी उसमें ये घुस जाएगा, ठीक है, ऐसे पानी की तरह समझो भाई, ठीक है, पानी की तरह समझो। जब अपन बोतल को जब अपन बेचेंगे, ठीक है, ऐसे बीच दो बोतल को, ठीक है, तो पानी कहां से निकलेगा, जहां से उसका मुंह है वहां से निकल जाएगा, ठीक बात है। और मैं उसके मुंह के अलावा बोतल के अंदर एक तो मुंह है उसका बोतल का, और उसके अलावा मैं एक और छेद कर दूं उसके अंदर, ठीक है, फिर दोनों में से पानी निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा। अब ध्यान से रुको, ध्यान से सुनो, अगर मैं बोतल के मुंह वाले पर तो ढक्कन लगा दूं, ठीक है, और उसके जगह दूसरे छेद कर दूं, तो अब पानी कहां से निकलेगा भाई, ढक्कन से तो निकल नहीं सकता क्योंकि ढक्कन मैंने ढक दिया है, अब दूसरे छेद से पानी जो है वो निकलेगा। भाई केस यहां पे हो रहा है, ठीक है। अब नीले के अंदर ब्लड भर चुका है, नीले के अंदर क्या हुआ, संकुचन हुआ। संकुचन जैसे ही हुआ तो ब्लड ने क्या की, ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही कोशिश की, यहां पर क्या लगे हुए हैं, कपाट लगे हुए हैं, गेट लगे हुए हैं, ये गेट क्या हुए, तेजी से बंद हुए कि ब्लड कहीं ऊपर ना आ जाए। जैसे ही नीले ने संकुचन किया, जैसे ही नीले ने संकुचन किया, ये ऊपर वाले गेट जो है वो तेजी से क्या हुए, बंद हुए। क्यों, अगर वो तेजी से बंद नहीं होंगे ब्लड वापस पीछे आ जाएगा, और ब्लड को वापस पीछे नहीं आने देना है, यही तो गेट का काम है। तो जैसे ही वो तेजी से संकुचन करता है नीले, और तेजी के साथ में क्या होंगे, ये गेट क्या होंगे, बंद होंगे। और तेजी से जैसे ही गेट बंद होंगे, आवाज कैसी आएगी, लब। कैसी आवाज आएगी, लब। जैसे आप अपना घर का गेट बंद करो भाई, है ना, ढंग से धक्का मार के बंद करो, कैसी आवाज आ जाएगी, भड़, ठीक है। तो वैसे ही यहां पर कैसी आवाज आती है, लब, ठीक बात है। तो लब जो पहली ध्वनि कौन सी होगी, लब। समझ में आई बात। हृदय से दो प्रकार की ध्वनियां निकलती हैं, पहली ध्वनि कौन सी होगी, लब। कब निकलती है, जब त्रिवलनी कपाट और द्विवलनी कपाट जो है वो तेजी से बंद होते हैं, ठीक बात है। पहली ध्वनि समझ में आ गई। अब क्या होगा, यहां से जो संकुचन किया नीले ने, तो ब्लड कहां गया, कुछ ब्लड कहां चला जाएगा आपके, इसका आरबी का ब्लड कहां चला जाएगा, वो आ जाएगा आपका पल्मोनरी आर्टरी के अंदर, फुफ्फुसीय धमनी के अंदर आ जाएगा, धमनी के अंदर आ जाएगा। और जो आपका एलवी का ब्लड है वो कहां जाएगा, जो आपका बायां नीलिया है इसका ब्लड कहां जाएगा, महाधमनी के अंदर आ जाएगा, ठीक बात है। चलो, लेकिन भैया आपने कहा कि यहां पर भी क्या लगे हुए हैं, गेट लगे हुए हैं। बिल्कुल गेट तो लगे हुए हैं, और वो गेट खुले कैसे हैं, वो गेट खुले कैसे हैं, इसने क्या लगाया, प्रेशर लगाया। जो जैसे ही नीले का क्या हुआ, संकुचन हुआ ना, नीले में जैसे संकुचन हुआ, ब्लड जो है उसमें प्रेशर लगा, और प्रेशर ब्लड को, देखो इसको ब्लड को निकलने के लिए कहीं तो जगह चाहिए, क्योंकि अपन ने एकदम से भींच दिया है किसको, नीले को, संकुचन हुआ एकदम से। तो ये जो है ब्लड जो है इनमें जाएगा, और यहां का जो सेमिल्यूनर वॉल है उसको खोल देगा, ठीक है। जैसे ये झटके से जाएगा ब्लड जो प्रेशर के साथ में जाएगा, ठीक है, तो गेट को धक्का मारेगा और गेट क्या खुल जाएगा, खुल जाएगा, ठीक है। यहां से ब्लड जो है इसमें चला गया, और यहां से ब्लड इसमें चला गया, निकल गया। अब जो है आपका नीले जो है वो क्या हुआ, रेस्ट में आ गया, शिथिलन अवस्था में आ गया। कैसी अवस्था में आ गया, शिथिलन अवस्था में आ गया। जैसे ही शिथिलन अवस्था में आएगा, यहां से रक्त का जो है प्रेशर कम हो जाएगा। जैसे प्रेशर कम होगा तो ये जो गेट खुला था, जो सेमिल्यूनर वॉल जिसको अर्धचंद्र कपाट कहते हैं, ये अर्धचंद्र कपाट जो जैसे ही खुला था, और यहां पर प्रेशर जो है वो कम होगा, ये खुला हुआ जो सेमिल्यूनर वॉल है, अर्धचंद्र कपाट जो वो एकदम से तेजी से क्या होगा, बंद होगा। और जब भी गेट बंद होगा आवाज कैसी आएगी, डब। वापस एक बार रिपीट करूंगा, चीजें बहुत आसान है, ध्यान से सुनना। चारों कमरे रेस्ट पे हैं, बिल्कुल रेस्ट पे हैं, ठीक है। तो यहां पर ये गेट भी खुले हुए हैं, बिल्कुल खुले हुए हैं, ठीक है। अब आलिंद ने क्या किया, संकुचन किया। जैसे ही आलिंद ने संकुचन किया, सारा का सारा ब्लड किसमें भर गया, नीले के अंदर भर गया, ठीक बात है। अब नीले की कैपेसिटी पूरी भर गई, किसकी बारी आई, अब नीले को संकुचन करना है। जैसे ही नीले ने संकुचन किया तो ये क्या हुए, गेट जो है त्रिवलनी कपाट और द्विवलनी कपाट ये तेजी से बंद हुए, ठीक है। और आवाज कैसी आई, लब, ठीक है। उसके बाद में जैसे ये संकुचन होगा ना, इसमें नीले के अंदर संकुचन होगा, तो इस ब्लड को कहीं तो जाना पड़ेगा, तो ये कहां जाएगी, इस सेमिल्यूनर वॉल को खोलते हुए, अंदर की तरफ इसको खोलते हुए ये ब्लड जो है इसमें इनमें चला जाएगा, ठीक है। और अब जो है नीले जो संकुचन से किस अवस्था में आ जाएगा, वापस अपनी नॉर्मल अवस्था के अंदर आ जाएगा, रेस्ट वाली कंडीशन में आ जाएगा, शिथिलन अवस्था में आ जाएगा। जैसे ही वो शिथिलन अवस्था में आएगा तो यहां से ब्लड का प्रेशर जो है, जो जिस ब्लड ने यहां पर धक्का मारा था उसका प्रेशर जो कम हो जाएगा। तो सेमिल्यूनर वॉल जो खुला था, किसके कारण, ब्लड प्रेशर के कारण खुला था, वो एकदम से तेजी से बंद होगा। क्यों बंद होगा, क्योंकि यहां पर अब ब्लड प्रेशर जो है वो कम हो चुका है, तो एकदम से वो बंद होगा। जैसे ही सेमिल्यूनर वॉल बंद होगा आवाज आएगी, डब। पहली जो ध्वनि आती है वो कौन सी आती है, लब आती है, और दूसरी कौन सी आती है, डब आती है। चलो
बस इतना आपको समझ में आ गया, बस इतना ही आपको समझना था। तो पहली ध्वनि कौन सी होगी? पहली ध्वनि कौन सी है? लब। और दूसरी कौन सी है? दूसरी ध्वनि कौन सी है? डब। ठीक है, तो लब डब की आवाज आती है। पहली ध्वनि लब है, दूसरी डब है। इनके बारे में थोड़ी सी बात लिख देते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। क्या बातें लिखनी है? त्रिवलनी कपाट, त्रिवलनी और द्विवलनी, द्विवलनी कपाट, कपाट के बंद होने पर निकलती है। लब कौन सी ध्वनि है? लब वो ध्वनि है जो द्विवलनी और त्रिवलनी कपाट के बंद होने पर निकलती है। ये कब निकलती है? कौन सी ये किस प्रकार की ध्वनि कह सकते हैं इसको? ये इस ध्वनि को अपन कह सकते हैं कि जब निलय के अंदर संकुचन होगा उस टाइम पर ये ध्वनि निकलती है ना। तो ये निलय परकुचन ध्वनि है, परकुचन ध्वनि है। किस प्रकार की ध्वनि है ये? निलय परकुचन ध्वनि है। ठीक है, और ये किसी लो पिच होती है। कैसी पिच होती है? लो पिच होती है। अभी बताऊंगा लो पिच का मतलब क्या है। और लंबी अवधि की होती है ये, लंबी अवधि। ठीक है, अब इनका मतलब समझो। त्रिवलनी और द्विवलनी कपाट जो है एकदम से बंद होंगे। ठीक है, तेजी से बंद होंगे तो आवाज आएगी लब। ठीक है, और ये आवाज कब आती है? ये जो ध्वनि है जो कब आती है? जब आपका नीले जो है परकुचन करते हैं, परकुचन करते हैं तभी तो वो गेट बंद होते हैं ना। हाँ, तो परकुचन करते हैं, ठीक है, तब ये ध्वनि निकलती है। इसलिए इसको क्या कह दिया? नीले परकुचन ध्वनि भी इसको कहते हैं। अब ये लो पिच की होती है। लो पिच मतलब ये लब जो आवाज आती है ना वो धीरे से आती है। ठीक है, मतलब उसकी वॉल्यूम कम होती है लेकिन वो काफी देर तक आती है। लब जो है, जो आपका आवाज आएगी लब डब लब डब लब डब लब डब लब डब। ठीक है, इसी प्रकार से आवाज आती है। तो जो लब है, ठीक है, वो उसकी आवाज तो धीमी है, ठीक है, उसकी वॉल्यूम तो कम है लेकिन काफी देर तक चलती है वो। जैसे देखो मैं बोल रहा हूं लब डब लब डब लब डब लब डब लब डब। अब आप क्या समझे इससे? लब जो है वो ज्यादा देर तक चल रहा है और आवाज थोड़ी धीमी है। लेकिन वही मैं बात करूंगा डब की। डब जो जल्दी से खत्म हो जा रहा है लेकिन आवाज थोड़ी तेज है। ठीक है, तो इस प्रकार से समझ लो, है ना। अब बात करें दूसरी ध्वनि के बारे में। तो दूसरी ध्वनि जो है वो है आपकी अर्धचंद्र, अर्धचंद्र कपाट, कपाट के बंद होने पर, के बंद होने पर बंद होने पर निकलती है। ठीक है, तो ये जो दूसरी ध्वनि है वो अर्धचंद्र कपाट के बंद होने पर निकलती है, बता चुका हूं आपको, है ना। और ये किस प्रकार की ध्वनि है? ये आपकी निलय शिथिलन ध्वनि है, निलय शिथिलन ध्वनि है। ठीक है, जब निलय जो है वो शिथिलन अवस्था में आ जाता है तभी तो वो गेट वापस बंद होंगे ना। जब वो निलय परकुचन अवस्था में आता है उस टाइम पर तो अर्धचंद्र जो आपके जो कपाट है वो खुलते हैं। ठीक है, लेकिन जब वापस वो शिथिलन में आ जाएगा तो गेट वापस बंद हो जाएंगे। अभी समझाया मैंने आपको ना। इनकी पिच कैसे है? इनकी पिच हाई है। ठीक है, वॉल्यूम इनकी हाई रहेगी, ना। जो डब की जो आवाज है वो तेजी से आएगी, डब ऐसे तेजी से आवाज आएगी। लब की लब उसकी आएगी डब ऐसे। ठीक है, तेजी से आएगी लेकिन इसकी अवधि जो है वो छोटी रहेगी, छोटी अवधि की है। अवधि इसकी क्या है? छोटी है, मतलब कम समय तक ये चलेगी। ये ज्यादा समय तक चलती है लेकिन इसकी वॉल्यूम कम रहती है। वॉल्यूम कम, लंबी अवधि, मतलब टाइम ज्यादा तक चलेगी इसकी, है ना। और इसकी क्या है? वॉल्यूम ज्यादा है लेकिन छोटी अवधि। ठीक है, चलो यहां तक अपना जो है हृदय की ध्वनि जो है वो खत्म। इतना ही पढ़ना था। अब बात करेंगे ईसीजी की। आ जाओ ईसीजी के बारे में बात करते हैं। ईसीजी सबसे पहले आपकी इसको क्या पता होनी चाहिए? इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। क्या फुल फॉर्म है? इलेक्ट्रो कार्डियोग्राफ। ठीक है, तो ये फुल फॉर्म आपको इसकी पता होनी चाहिए। ईसीजी की फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रो कार्डियोग्राफ।
यहां तक समझ में आ गई बात? ठीक। अब ईसीजी के बारे में कुछ पॉइंट्स की बात करेंगे। ठीक है, आपने देखा होगा ना फिल्मों में, यार ईसीजी में क्या लगाते हैं, वो ऐसे से जगह जगह छाती पर लीड्स लगा देते हैं, ठीक है, और यहाँ पर हाथों पे लीड लगा देते हैं, पैरों पर लीड सी लगा देते हैं ना, तार से लगा देते हैं। उसके बाद में एक वो हॉस्पिटल का सीन देखते हैं ना अपन टीवी में, यार मॉनिटर सा पड़ा है, उस मॉनिटर के अंदर क्या ऐसे ऊपर ऊपर लाइन चलती रहती है, जैसे कोई इंसान निकल लिया, ठीक है, तो क्या जाती है वो लाइन एकदम से सीधी हो जाती है। अरे पता नहीं बात तो, ठीक है, वो ईसीजी है। ठीक है, चलो तो बात करते हैं। तो ईसीजी हृदय के हृदय चक्र की विद्युत क्रियाकलापों का आरेखीय किसको कहते हैं? ग्राफिकल। ग्राफ के अंदर है ना, बताऊंगा अभी ग्राफ का क्या मतलब है। यहाँ पे ग्राफ से क्या संबंध है ना, ग्राफिकल प्रस्तुतिकरण है, ठीक है। एक पॉइंट और लिखते हैं, पहले इसको समझ लेते हैं। जो ईसीजी है ना, जो ईसीजी है वो क्या, किस चीज को दिखाता है? हृदय के अंदर जो हृदय चक्र के अंदर, ठीक है, जो विद्युत क्रियाकलाप जो चल रही हैं, ठीक है, उनको अपन एक ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे, एक ग्राफ पर उनको प्रस्तुत करेंगे। भैया इलेक्ट्रिकल जो आपकी विद्युत क्रियाएं कौन सी हो रही है, मैंने आपको बताया ना, एसए नोड ने किसको करंट भेजा, एवी नोड ने, वो उस करंट की बात हो रही है ना। हाँ, तो वो जो क्रियाएं हैं, ठीक है, उनको अपन एक ग्राफ पर बनाएंगे, ठीक है, उसी को क्या कहते हैं? ईसीजी कहते हैं। ग्राफ कैसा होता है? कभी ईसीजी किसी ने करवाई हो, देखी हो, तो ईसीजी कैसी आती है? एक लंबा सा ग्राफ का पेपर आता है, एक लंबा सा ग्राफ बनाते हैं ना अपन, 10वीं क्लास में बनाया हुआ ग्राफ है ना, वैसा ही ग्राफ का एक पेपर आता है। उस ग्राफ के पेपर पर लाइन सी जैसे अपन टीवी में देखते हैं ना उस मॉनिटर पे, वैसे लाइन सी लंबी सी ग्राफ पे एक पेपर पर वो बनी हुई आती हैं, ठीक है। और उसी से अपन समझते हैं, ठीक है, जो डॉक्टर्स हैं वो समझते हैं कि इसके भाई हार्ट के अंदर कोई दिक्कत है क्या, सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है, उसी से पता लगता है। अभी बात करेंगे वो कैसे पता लगता है, ध्यान से देखो। मानक ईसीजी का मतलब क्या है? स्टैंडर्ड ईसीजी। मतलब अपन एकदम से बहुत ही हाई लेवल की ईसीजी नहीं, डिटेल ईसीजी नहीं कर रहे अपन, डिटेल ईसीजी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। डिटेल ईसीजी में क्या करना पड़ता है? बहुत सारी तारें लगाते हैं, छाती में लगाते हैं बहुत सारी तारें, है ना, चेस्ट वाले एरिया में बहुत सारी तारें लगाते हैं, लेकिन अपन डिटेल वाली नहीं, जो स्टैंडर्ड ईसीजी है ना, मानक जो ईसीजी है उसकी बात करेंगे ना, डिटेल्ड वाली अपने सिलेबस में नहीं है, मानक ईसीजी है, ठीक है। तो मानक ईसीजी प्राप्त करने के लिए, अगर आपको मानक ईसीजी चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? मानक ईसीजी प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा? मशीन से रोगी, जो भी पेशेंट है, रोगी को क्या करेंगे अपन? रोगी को 3 विद्युत लीड से जोड़ देंगे, विद्युत लीड से जोड़ देंगे और लगातार निगरानी करके प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको मानक ईसीजी चाहिए, मतलब स्टैंडर्ड ईसीजी चाहिए, डिटेल्ड ईसीजी अपने सिलेबस में नहीं है, स्टैंडर्ड ईसीजी अपने सिलेबस में है, तो मानक ईसीजी अगर आपको चाहिए तो क्या करना होगा? आपको 3 लीड लेनी पड़ेगी, ठीक है, 3 लीड को जोड़ना पड़ेगा। कैसे जोड़ेंगे? एक मशीन आती है ईसीजी करने के लिए, उस ईसीजी मशीन का नाम क्या होता है? उस ईसीजी मशीन का नाम होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ठीक है। और जो ग्राफ पेपर आता है उसको कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक है। दोनों को उल्टा देखो, आपको लगेगा ग्राफ पेपर को क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। नहीं जी, ग्राफ पेपर जो होता है उसको कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम।
और जो मशीन होती है उसको कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। जो ग्राफ निकल के आता है उसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं, और जो मशीन होती है उसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहते हैं। ठीक है, तो मशीन से क्या करेंगे अपन, रोगी को, जो भी रोगी है जिसका अपन इसको ईसीजी करना है, उसको जोड़ देंगे कितनी तारों से, 3 तारों से जोड़ेंगे, 3 लीड लगाएंगे उसके शरीर पे, कहां कहां लगाएंगे उसकी बात करेंगे। उससे पहले और समझो, जब भी आपको मानक ईसीजी करनी है तो क्या करना पड़ेगा, मशीन है, मशीन का नाम क्या है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, और जो आपको जो ग्राफ पेपर आएगा ना निकल के, जो ईसीजी निकल के आएगी उसको क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक बात है, हाँ, ग्राफ पेपर से समझना कि उसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ बोलेंगे, नहीं, मशीन को इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ बोलते हैं, जो पेपर निकल के आएगा उसको ग्राम कहते हैं। ठीक है, चलो, तो जो मशीन से रोगी को 3 तारों से जोड़ेंगे, 3 लीड लगाएंगे रोगी के शरीर पे, और लीड लगाने के बाद में अपन क्या करेंगे, मॉनिटर करते रहेंगे। ठीक है, उसको अपन देखते रहेंगे, लगातार निगरानी में रखेंगे, और उसके बाद में अपन अपने एक क्या बनाएंगे, अपन जो मानक ईसीजी अपन को मिल जाएगी कि भाई इसके क्या दिक्कत आ रही है, ग्राफ पेपर अपना बन जाएगा। ठीक बात है। अब वो 3 तो तारे हैं वो कहां लगाएंगे, मशीन से जो निकली हुई 3 तारे जो रोगी के शरीर पे कहां लगाएंगे, वो देखो, 3 लीड की बात कर लेते हैं, 3 लीड कहां लगेंगी वो देखो, 3 लीड जो है वो कहां लगेंगी। ठीक है, दोनों कलाइयों पर। ठीक है, दोनों कलाइयों पर, इस कलाई पर भी लग जाएगी, दाई कलाई पर भी, और बाएं कलाई, दोनों कलाइयों पर क्या लग जाएगी, 2-2 तारे लग जाएंगी, मतलब एक तार इस पे लग जाएगी, एक तार इस पे लग जाएगी, 2 तार तो हो गई। ठीक है, तीसरी तार, मैंने 3 तारों की बात करी कि मशीन से 3 तार निकालेंगे और तीनों तार किसे जोड़ देंगे, रोगी का जो शरीर है उससे जोड़ देंगे। ठीक है, कनेक्शन तो बिठाना पड़ेगा ना मशीन और रोगी के बीच में, तभी तो अपन वो मशीन बताएगी कि इसमें क्या दिक्कत आ रही है इसके। ठीक है, तो डिटेल ईसीजी जो करते हैं उसमें तो बहुत सारी तारें जोड़ते हैं। ठीक है, लेकिन अपन स्टैंडर्ड ईसीजी कर रहे हैं, मानक ईसीजी कर रहे हैं, तो इसमें सिर्फ 3 तारों से काम चल जाएगा। तो वो तो 3 तारे उनको क्या कहेंगे, लीड कहेंगे। तो मशीन से वो लीड निकल रही है और जोड़ेंगे किसको, रोगी को जोड़ेंगे। तो एक यहां लगा देंगे, एक यहां लगा देंगे, दोनों कलाइयों पर लगा दी। तीसरा तार कहां लगाना है आपको, तीसरा तार लगाना आपको जो बाएं साइड की, वापस बोल रहा हूं, लेफ्ट साइड की, बाएं साइड की, वापस सुन लो ध्यान से, बाएं साइड की जो आपकी एडी है ना, वहां पर लगानी है। हिंदी वाली एनसीईआरटी में एडी लिखा हुआ है इसको। ठीक है, लेकिन आपको मैं बता दूं, इंग्लिश वाली एनसीईआरटी में इसको एंकल लिखा हुआ है। अब आप कहोगे भैया एंकल का मतलब क्या होता है, यार एंकल जो है ना वो एडी को नहीं बोलते। ठीक बात है, एडी जो है, आप ध्यान से देखो, बचपन में आपने सबने पढ़े होंगे ये जो अंगों के नाम, एडी जो है वो नीचे होती है भाई। ठीक है, आपके पैर के अंदर नीचे है एडी तो, और ऊपर क्या है, एंकल किसको कहते हैं, टखने को कहते हैं। अपन टखना जानते हो सारे है ना, टखने को क्या कहते हैं अपन, एंकल कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, गूगल पे भी आप सर्च मारोगे एंकल को एडी लिखा हुआ आ जाता ना, तो आप समझने के लिए बता रहा हूं, एडी पर नहीं लगता, ये टखने के ऊपर लगते हैं ना। एक यहां तार बांध दिया आपके, एक तार यहां लग गया, एक कहां लग जाएगा, टखने पर लग जाएगा। ठीक बात है, हिंदी वाली एनसीईआरटी में एडी लिखा हुआ है, अगर ऑप्शन में एडी ही लिखा आ रहा है तो एडी पर टिक मार देना, लेकिन वहां पर टखना अगर आ रहा है, एंकल अगर आ रहा है तो उस पर टिक मारना है। ठीक है, तो एंकल टखना, तो दोनों कलाइयों पर लग जाएंगे, 2 तारें होगी। तीसरा तार कहां लगेगा वो देख लो भाई, तीसरा तार लगेगा आपका, ये आपको लोकेशन पता होनी चाहिए, बाई। ठीक है, इसमें मत बोलना, दाया मत कर देना भाई, वरना गलत हो जाएगा पूरा ही। बाई एडी, बाई और की एडी, बाई ओर की एडी पर, है ना। तो दोनों कलाइयां बता दी, दोनों कलाइयों पर लग जाएगी एक तार, और एक लग जाएगी आपकी बाई ओर की एडी पर। ठीक है, चलो अब मैं यहां पे एनसीईआरटी को लेके आता हूं। ये देखो, ये ईसीजी है, एनसीईआरटी का ही डायग्राम है भाई। देखो ध्यान से देखो, ये ईसीजी है। ठीक है, अब ये जो है किस चीज को दिखाती है, किस चीज को ये दिखाती है, क्या चीजें पता लग रही है इससे, ये डिजाइन से क्या बनी हुई आ रही है, किस चीज को दिखा रही है। तो मैंने आपको बताया ईसीजी किस चीज को दिखाती है, पहली लाइन मैंने यही लिखी थी, किस चीज को दिखाती है, हृदय चक्र की विद्युत क्रियाओं को। ठीक है, विद्युत चक्र की विद्युत क्रियाकलापों को ग्राफ में दिखाती है। ठीक है, तो यहां पर विद्युत आपका जो हृदय चक्र हो रहा है उसकी विद्युत क्रियाकलापों को कैसे दिखा रही है, पी का मतलब क्या है, क्यू आर एस टी का मतलब क्या है, सारा बताऊंगा अभी, ध्यान से सुनो भाई।
सबसे पहले बात करेंगे पी की। ये जो पी वेव आपको दिख रही है, ये पी वेव, इसका मतलब क्या है, यहां पर क्या हो रहा है, आपका आलिंद जो है ना, पी वेव पर क्या हो रहा है, आलिंद जो है यहां पे क्या हो रहा है, आलिंद का संकुचन हो रहा है। आलिंद का क्या हो रहा है, परकुचन। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है हृदय चक्र के अंदर, आलिंद क्या होता है, आलिंद के अंदर क्या होता है, परकुचन होता है, आलिंद का संकुचन होता है। जैसे आलिंद के अंदर संकुचन होगा तो यहां पर क्या हो जाएगा, इस ग्राफ में अपन को मशीन में क्या दिखा देगा, यहां पर ऐसा एक बन के आ जाएगा, एक वेव बन के आ जाएगी। ठीक बात है। फिर आप कहोगे भैया ये क्यू आर एस टी, क्यू आर एस, ये इतना बड़ा सा आ रहा है, ये किस चीज को दिखा रहा है, ये किस चीज को दिखा रहा है, ये दिखा रहा है आपके, ये दिखा रहा है नीले के परकुचन को, नीले परकुचन को दिखा रहा है। ठीक है, नीले के अंदर क्या होता है, संकुचन और परकुचन होगा। जैसे ही नीले के अंदर परकुचन होगा, इस ग्राफ के अंदर अपन को एक बड़ा सा ये वेव दिख जाएगी, जिसको अपन क्या कहेंगे, QRST कॉम्प्लेक्स कहेंगे, है ना, QRST क्या कहेंगे, कॉम्प्लेक्स कहेंगे। ठीक बात है। फिर आप कहोगे भैया ये जो टी बना हुआ है, ये किस चीज को दिखा रहा है, ये जो टी बना है ये किस चीज को दिखा रहा है, टी जो है किस चीज को दिखा रहा है, कि यहां पर अब जो है आपके जो नीले हैं, जो परकुचन हुआ नीले का, वो वापस अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ जाएंगे। तो टी वेव किसको दिखा रही है, नीले शिथिलन को बोल दो, नीले शिथिलन को दिखा रहा है। ठीक है, फिर ये आगे क्या है, ये वापस पी वेव आ रही है। ठीक है, तो वापस पी वेव आ जाएगी तो आपके आलिंद जो है वापस क्या हो जाएंगे, परकुचन हो जाएंगे। ठीक है, तो ये इसका मोटा मोटा मतलब है। ठीक है, इसी चीज में आपको इतना ही पता होना चाहिए। पी वेव ज्यादा इसमें डिटेल में जाओगे कंफ्यूजन में आ जाओगे, इतना अपने एग्जाम के लिए सफिशिएंट है। ठीक है, पी वेव जो है, ये जो इस ग्राफ, ये ऐसा ग्राफ निकल के आता है। ठीक है, ये इतना सा ग्राफ दे रखा है, इतना सा दे रखा है, ऐसी एक लंबी सी शीट पर बहुत सारी ऐसी लाइन बनी हुई आती है। ठीक है, ये जो पी वेव है ये किसको दिखाती है, ये दिखाती है आलिंद का यहां पर क्या हो रहा है, परकुचन। जैसे ही आलिंद का परकुचन होगा तो क्या होगा, इस ग्राफ में ऐसी एक वेव बन के आ जाएगी, जिसको अपन पी वेव कहेंगे। फिर क्या होगा, QRS, ये किसको दिखा रहा है, जैसे नीले के अंदर परकुचन होगा, एक बड़ी सी ऐसी वेव निकल के आएगी नीले के परकुचन के लिए। ठीक है, तो अपन को ग्राफ के अंदर देख के पता लग जाएगा कि यहां पर भैया अब नीले का परकुचन हुआ है। जैसे ही छोटी सी पी वेव आई, मुझे देखते ही पता लग जाएगा कि भैया यहां पर आलिंद का परकुचन हुआ है। जैसे ही फिर QRS कॉम्प्लेक्स बनेगा ग्राफ में, मुझे पता लग जाएगा इसके अंदर क्या हो रहा है, नीले का परकुचन हो रहा है। जैसे टी वेव बनेगी, मुझे पता लग जाएगा यहां पर क्या होगा, नीले वापस क्या हो गया, शिथिलन में आ गया, रिलैक्स हो गया है। फिर वापस पी वेव आएगी, मुझे पता लग जाएगा आलिंद का क्या हुआ, संकुचन हुआ है। अब आपके एक दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि भैया यहां पर जो इस ग्राफ के अंदर नीले के परकुचन के लिए भी एक वेव बनी हुई है। ठीक है, और नीले के शिथिलन के लिए भी एक वेव बनी हुई है, और आलिंद के परकुचन के लिए भी एक वेव बनी हुई है। लेकिन एक वेव यहां पर गायब है। कौन सी वेव गायब है, यहां पर देखो, आलिंद जो है वो परकुचन तो हो रहा है आलिंद का, लेकिन आलिंद का शिथिलन कब हो रहा है उसका तो कोई अता पता ही नहीं है, उसका तो कोई अता पता ही नहीं है। देखो नीले का परकुचन यहां पे हो रहा है, ठीक है, बिल्कुल हो रहा है, इसको भी दिखाया गया है ग्राफ के अंदर। नीले का शिथिलन भी हो रहा है, उसको भी दिखाया गया है ग्राफ के अंदर। लेकिन आलिंद का परकुचन ही दिखाया गया है, आलिंद का शिथिलन तो दिखाया ही नहीं अगले ने, और दिखाया है। आलिंद का जो परकुचन होता है वो तो यहां होता है, लेकिन आलिंद का जो शिथिलन होता है वो कहां होता है, इस QRS, जब नीले का परकुचन होता है उस टाइम पर आलिंद का शिथिलन होता है। वापस दोनों ध्यान से, सबसे पहले क्या होता है, आलिंद का परकुचन, तो अपन को ये वेव दिखने के लिए मिल गई। फिर क्या होता है, नीले का परकुचन, तो अपन को ये बड़ी सी वेव देखने के लिए मिलेगी। और जब नीले का परकुचन हो रहा होता है ना, उसी टाइम पर आलिंद का शिथिलन होता है। ठीक है, तो उसी टाइम पर आलिंद का शिथिलन होता है। तो यहां पर ये नीले का जो परकुचन हो रहा है, इसमें इतनी बड़ी वेव आ जाती है कि आलिंद का जो शिथिलन हो रहा है वो बहुत ही छोटी वेव आती है, और वो इसके पीछे छुप जाती है, तो अपन को उस ग्राफ के अंदर दिखाई नहीं देती। तो यहां पर जब QRS कॉम्प्लेक्स बन रहा है, ये जो QRS बन रहा है, ठीक है, ये नीले परकुचन को दिखा रहा है, इसके जस्ट नीचे ही क्या बनती है, आलिंद के शिथिलन की भी वेव बनती है। ठीक बात है, ये समझ में आया। अब NCERT में क्या डिटेल्स दे रखी है उस पर चलेंगे, पूरी NCERT पढ़ेंगे। ये यहां से इसी चीज, एक मिनट दीजिए, मैं ले आऊं उनको सारों को, पूरी NCERT में इसमें इंसर्ट कर लेता हूं, उसके बाद अपन बात करेंगे इसकी। जो भी मैंने बताया बस वही बातें लिखी हुई होंगी इसमें। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं ये देखो P, एक मिनट, P
और टी, ये तो छोटे छोटे दिख रहे हैं ना, लेकिन देखो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो है ये कितना बड़ा आ रहा है। अगर मैं 1 मिनट के अंदर ये गिन लूं कि कितने क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं, अगर मैं, मेरे को सामने ग्राफ चल रहा है, वो टीवी चल रहा है मेरे सामने, ये मान लो, जो आप देखो, इमेजिन करो एक पेशेंट बेड पे लेटा हुआ है, ठीक है, उसके साइड में एक छोटे से मॉनिटर पड़ा है ना, स्क्रीन सी है, ठीक है, उस स्क्रीन पर क्या लगी हुई है, ऐसे ऐसे लाइनें घूम रही हैं, तो मैं क्या करूंगा, 1 मिनट का टाइम देखूंगा, ठीक है, और उसमें देखूंगा कि कितने ऐसे क्यूआरएस बन रहे हैं। अगर 1 मिनट में 72 क्यूआरएस बन रहे हैं, मतलब लड़का नॉर्मल है, ठीक है, उसके अंदर बढ़िया आर्ट जो बढ़िया काम कर रहा है। और समझ में आई या नहीं आई? ठीक है। अगर उससे थोड़ी कम है तो अपन देख लेंगे भाई उसके अंदर कोई दिक्कत है। तो ईसीजी के अंदर यही काम किया जाता है, किसको गिन लेते हैं, क्यूआरएस को गिना जाता है इसमें अंदर, है ना, क्योंकि पी और टी छोटे छोटे इनको क्या मतलब है ना, क्यूआरएस को गिना जाता है क्योंकि बड़ा है, ढंग से दिखता है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, एनसीईआरटी क्या लिखती है वो देखो, विद्युत हृदय लेख, ठीक है, ईसीजी को क्या लिखा गया है, विद्युत हृदय लेख, इंग्लिश में कहते हैं इसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ईसीजी शॉर्ट में। ठीक है, यहां क्या लिखा हुआ है, आप शायद अस्पताल के टेलीविजन के दृश्य से चिरपरिचित होंगे। ठीक है, बिल्कुल, हम देखा है सबने ना, टीवी में देखा हो यार, फिल्मों में, है ना, अस्पताल वाला सीन तो देखा सबने। ठीक है, जब कोई बीमार व्यक्ति हृदयघात, ठीक है, हार्ट अटैक या फिर हार्ट अटैक वगैरह या फिर हार्ट फेलियर की कंडीशन किसी के अंदर है, कार्डियक अरेस्ट किसी को हुआ है ना, कार्डियक अरेस्ट के कारण निगरानी मशीन, मॉनिटरिंग मशीन पर रखा जाता है, तब आप पी 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 ऐसी आवाज आती है, और जैसे ही पेशेंट मर जाता है, ठीक है, निकल लेता है, तो उस टाइम पर क्या होता है, लाइन बिल्कुल सीधी हो जाती है और आवाज कैसे आने लग जाती है, एकदम से पी, पहले आती है पी 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 पी, और फिर एकदम से मर जाता है तो पी, ऐसे हो जाता है ना, तो ऐसे पिप 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 पी पिप, ठीक है, की आवाज सुन सकते हैं ना, तो इसे आवाज आती है। इस तरह की मशीन को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, मशीन को इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहते हैं, का विद्युत हृदय लेख को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो मैंने आपको बता दिया कि जो मशीन है उसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहते हैं, और जो आपकी जो लेख निकल के आता है ना, लेख मतलब जो ग्राफ निकल के आता है, उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं, प्राप्त करने के लिए किया जाता है। अब यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है इसके बारे में, ईसीजी हृदय चक्र की विद्युत क्रियाकलापों का आरेखीय प्रस्तुतिकरण बता दिया मैंने आपको ना। बीमार व्यक्ति के मानक ईसीजी से प्राप्त करने के लिए मशीन से रोगी को 3 विद्युत लीड से दोनों कलाइयों तथा बाईं ओर की एडी, मैंने आपको बता दी सारी चीजें ना, कि 3 तारे निकालेंगे दोनों कलाइयों पर, बाईं ओर की एडी से जोड़कर लगातार निगरानी करके प्राप्त कर सकते हैं। ठीक बात है। चलो अब यहां से देखो, हृदय क्रियाओं की विस्तृत मूल्यांकन के लिए कई तारों लीड्स को सीने से जोड़ा जाता है। यहां केवल मानक ईसीजी के बारे में बताएंगे। ठीक है, मैंने आपको बता दें कि आपको डिटेल्ड ईसीजी चाहिए, ठीक है, विस्तृत मूल्यांकन चाहिए आपको, तो क्या करना पड़ेगा, आपको कई तारें जोड़नी पड़ेंगी। कहां पर, चेस्ट रीजन में। यहां पर क्या लिख दिया है, इसको सीने से जोड़ा जाता है। ठीक है, मैंने आपको बता दिया ये सारी चीजें ना, लेकिन यहां पर हम किसकी बात करेंगे, मानक ईसीजी मतलब स्टैंडर्ड ईसीजी की बात करेंगे, डिटेल्ड ईसीजी की बात नहीं करेंगे। ठीक है, ईसीजी के प्रत्येक चरमोत्सर्ग को पी, चरमोत्सर्ग मतलब वेव, ठीक है, जो ये वेव मैंने आपको दिखाई, पी वेव, क्यूआरएस, ठीक है, तो पी कहेंगे, ठीक है, पी से टी तक दर्शाया गया है ना, जो हृदय के विशेष विद्युत क्रियाओं के प्रदर्शित करता है ना, के लिख दिया यहां पर, विशेष क्रियाओं को प्रदर्शित करता है। ठीक है, पी तरंग जो है वो किसको, आलिंद के उद्दीपन, ठीक है, आलिंद का उद्दीपन विध्रुवण, ठीक है, यहां पे क्या बोल रहा है कि जो आलिंद जो है उसका डीपोलराइजेशन होगा। मतलब क्या होगा, डीपोलराइजेशन का मतलब सीधा सा क्या है कि आपका आलिंद जो है, इतना समझो कि आलिंद जो है यहां पर क्या होगा, परकुचन होगा। जब भी आलिंद के अंदर करंट आएगा, करंट कहां से आएगा, एसए नोड करंट भेजेगा। कौन भेजता है, एसए नोड से करंट भेजता है, किसके पास में, एवी नोड के पास में। जब वो करंट जाएगा तो आलिंद क्या होगा, परकुचन होगा। ठीक है, तो यहां पर क्या लिखा, उद्दीपन और विध्रुवण, ये दोनों वर्ड आपको ध्यान में रखने हैं, के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, जिससे दोनों आलिंदों का संकुचन होता है। ठीक है, दोनों आलिंद संकुचन होगा और उसको क्या कहते हैं, पी वेव निकल के आती है। क्यूआरएस जो है, क्यूआरएस सम्मिश्र इंग्लिश में कॉम्प्लेक्स, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स निलय के अध्रुवण को प्रस्तुत करता है। और निलय का अध्रुवण मतलब निलय क्या, यहां पर क्या हो जाएगा, डीपोलराइज हो जाएगा। डीपोलराइज मतलब अब निलय का क्या होगा, संकुचन होगा, परकुचन होगा निलय का। ठीक है, तो क्यूआरएस किसको दिखाता है, निलय का परकुचन को दिखाता है, इतना ध्यान में रखो। जो निलय के संकुचन को शुरू करता है, बता दिया मैंने आपको ना। संकुचन क्यू तरंग के तुरंत बाद शुरू होता है। जैसे क्यू वेव आएगी, देखो यहां पर देखो, ये देखो मैंने आपको दिखाई थी,
ये जो क्यू वेव जो है इसके तुरंत बाद जो आपका संकुचन जो है स्टार्ट हो जाएगा, यहां से जो है क्यू वेव के तुरंत बाद में संकुचन स्टार्ट हो जाएगा और वो खत्म कहां पे हो जाएगा, यहां पर जो संकुचन है वो खत्म हो जाएगा। इतनी दूर तक आपका संकुचन चलता है और यहां पर जो है जैसे ये टी वेव खत्म होगी, यहां पर जो नीले है वो कैसे में आ जाएगा, शिथिलन अवस्था में आ जाता है। जो परकुचन सिस्टोल की शुरुआत को घोतक है, सॉरी घोतक बोल रहा हूं, द्योतक है ना, द्योतक किसको बोलते हैं, रिप्रेजेंट कर रहा है, उसको इंडिकेट कर रहा है, किसको इंडिकेट कर रहा है, परकुचन को। किसके परकुचन को, नीले के परकुचन को क्या कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है। टी तरंग नीले का उत्तेजना से सामान्य अवस्था, नीले जो उत्तेजना में आया था वापस सामान्य अवस्था में आ जाएगा, मतलब नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा, रेस्ट वाली कंडीशन में आने लगेगा, में वापस आने की स्थिति को प्रदर्शित करता है। टी तरंग का अंत, जैसे टी तरंग का अंत होगा, परकुंचन जो है, परकुंचन की जो अवस्था है वो समाप्ति का द्योतक है। द्योतक का मतलब वही आपका इंडिकेट कर रहा है। तो जैसे यहां पर देखो, जैसे यहां पर टी वेव खत्म होगी तो यहां पर जो है आपका नीले का जो परकुंचन है वो कम हो जाएगा, सॉरी खत्म हो जाएगा और जो नीले का शिथिलन है उसकी शुरुआत हो जाएगी। ठीक है, तो ये लाइन्स आपको पता होनी चाहिए, ये वाली लाइन्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे चलते हैं। चलो, स्पष्टता एक निश्चित समय में क्यूआरएस सम्मिश्र, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की संख्या गिनने पर एक मनुष्य के हृदय स्पंदन दर भी निकाली जा सकती है। कि भाई मैं कहने गिन लूंगा क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स को गिन लूंगा मैं, ठीक है, एक किसी मनुष्य के क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स में गिन के क्या पता लगा लूंगा कि उसकी हार्ट बीट कितनी आ रही है ना, हृदय स्पंदन, हार्ट किसको बोलते हैं, हार्ट बीट को, तो हार्ट बीट की जो दर है उसको भी निकाला जा सकता है। यद्यपि तरह तरह के व्यक्तियों की ईसीजी जो है, ईसीजी संरचना एवं आकृति सामान्य होती है, इस आकृति में कोई परिवर्तन किसी संभावित असामान्यता अथवा बीमारी को इंगित करती है। मतलब मेरी और आपकी ईसीजी जो है वो सेम ही आएगी अगर हम नॉर्मल कंडीशन में हैं, आप और मैं अगर नॉर्मल कंडीशन में तो हमारी ईसीजी जो है वो सेम आएगी। ऐसा नहीं कि भाई मेरी ईसीजी अलग आ गई आपकी ईसीजी अलग, नहीं ना, सेम ही आएगी अपन अगर नॉर्मल है तो। अगर ईसीजी जो है वो सेम नहीं आ रही है, अगर उस ईसीजी में थोड़ी गड़बड़ है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो है वो सही नहीं आ रहा, उसकी साइज और शेप वो है वो सही नहीं आ रही है, यही तो सिखाते हैं मेडिकल के अंदर। क्या करते हैं कि ईसीजी जो है अगर वो ग्राफ के अंदर सही साइज और सही शेप की नहीं आ रही, मतलब दिक्कत है इसके अंदर, हार्ट की इसको प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये किसको, अगर इस आकृति में कोई परिवर्तन, अगर कोई परिवर्तन आ रहा है जो आकृति बननी आनी चाहिए, अगर उसमें कोई परिवर्तन आता है तो संभावित असामान्यता अथवा बीमारी को इंगित करता है। ठीक है, अतः इसकी चिकित्सीय महत्ता बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, जिसकी किसकी, ईसीजी की जो चिकित्सीय महत्ता है वो बहुत ज्यादा है। ये आपकी यहां पर ईसीजी जो कंप्लीट होती है। एनसीईआरटी की अगली लाइन आपको मैंने समझा दी है, इतना कर लेना, इससे ज्यादा डिटेल नहीं पढ़नी है। ठीक है, कंफ्यूज होगे फालतू में। एक डायग्राम आपको एनसीईआरटी का दिखा देता हूं, हृदय वाला, फिर अपन विकृतियों पे चलेंगे। ये देखो, मैंने इसको डायग्राम को बहुत अच्छे से समझाया आपको, बस ये एनसीईआरटी का डायग्राम है तो ये भी मैं आपको दिखाई देता हूं लास्ट में ना, तो ध्यान से देख लो। ये महाधमनी मैंने आपको बताई थी, मैंने आपको महाधमनी जो है वो आपको मैंने यहां नहीं बताई थी, कहां बताई थी, मैंने आपको नीचे बताई थी ना, तो मैंने समझाने के लिए बताई थी। ठीक है, ये एग्जैक्ट डायग्राम ये एनसीईआरटी का है। ये महाधमनी आपका अवोटा हो गया। ठीक है, ये आपकी फुफ्फुसीय धमनी है, ये फुफ्फुसीय धमनी है। ठीक है, और ये आपकी फुफ्फुसीय शिराएं जा रही है, देखो ये क्या जा रही है, आलिंद के अंदर, ध्यान से देखना। ये जो फुफ्फुसीय शिराएं हैं ये कहां जा रही हैं, ये देखो आलिंद के अंदर जा रही हैं, क्या जा रही हैं, आलिंद के अंदर जा रही हैं। ठीक है, ये देखो आलिंद के अंदर जा रही हैं। ठीक है, ये आपका बायां आलिंद है, ये वाला बायां आलिंद है और इधर ये दाहिना आलिंद है। ठीक बात है, चलो उसके बाद हम क्या बताना आपको, जो मेन चीजें वो देख लो। ये यहां पर क्या होती है, फुफ्फुसीय धमनी, पल्मोनरी आर्टरी, ये वाली पल्मोनरी आर्टरी, ये आपकी महाधमनी होगी। ठीक है, उसके बाद में ये आपके महाशिरा, जिसको मैंने क्या बताया था, वेना केवा। ठीक है, वो ये वेना केवा है। ठीक है, चलो ये आपका दाहिना नीले हो गया, ये वाला आपका दाहिना नीले है। ये जो आपको सफेद सफेद आगे दिख रहे हैं, मैंने आपको बताया था कोडाई टेंडिनाई। ठीक है, याद हो तो आपको मैंने बताया था कोडाई टेंडिनाई, देखो ये कोडाई टेंडिनाई है। इस साइड से देखो, आप ध्यान से देखोगे, इस साइड से अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर जो है
3 बंडल निकल रहे हैं इन दागों के। ये देखो, एक बंडल ये है, एक बंडल ये है, एक बंडल ये, 3 बंडल यहां पर कोडाई टेंडिनाई के निकल रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर जो है ये क्या है, यहां पर त्रिवलनी कपाट है, त्रिवलनी कपाट, 3 वलन कपाट के, तो यहां पर 3 कोडाई टेंडिनाई के जो बंडल है उनसे पकड़ के उसको रखा जा रहा है। यहां पर आप देखो 2 ही बंडल हैं, तो यहां पर क्या द्विवलनी कपाट है इसलिए। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया था। बाकी ये सारी बातें मैं आपको बता चुका हूं ना, तो सारी चीजें बता चुका हूं। ये देखो यहां पर पुरकिंजे रेशों के साथ हिस बंडल, ये आपका बंडल ऑफ हिस, ये वाला बंडल ऑफ हिस है। ठीक है, यहां से देखो ये जा रहा है, यहां से देखो ये पूरे में फैल रहा है, ये पूरे में फैल रहा है। ये क्या है? पुरकिंजे तंतु है। ये क्या है? पुरकिंजे तंतु। देखो ये पूरे में फैल रहा है, ये पुरकिंजे तंतु हो गए आपके। तो बस यही सारी चीजें देखो, कोऑर्डिनेट टेंडेनाई लिखे रखा है इसको। चलो तो आगे चलते हैं अपन। ये डायग्राम दिखाना था आपको, बस नोट्स में ऐड करवा दिया, बाकी बुक्स में तो है ही। अब चलेंगे, अब कहां पर विकृतियों की बात करेंगे। बिल्कुल एनसीईआरटी, इस एनसीईआरटी से बाहर इसमें से कुछ नहीं पढ़ना आपको ना, विकृतियों में एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं पढ़ना है। चलो आ जाओ भाई, बात करेंगे परिसंचरण की विकृतियां या फिर विकार। ठीक है, पहला है उच्च रक्तदाब। क्या है? उच्च रक्तदाब मतलब हाई ब्लड प्रेशर। ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर या फिर हाई ब्लड हाइपरटेंशन। ठीक है, या तो इसको बोल दो हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है, या फिर हाइपरटेंशन, है ना। हाइपरटेंशन को हिंदी में क्या कहते हैं? अति तनाव। हाइपर मतलब अति, टेंशन माने तनाव, तो अति तनाव भी इसको कह सकते हैं। और हाई ब्लड प्रेशर मतलब हाई मतलब उच्च, ठीक है, ब्लड मतलब रक्त, ठीक है, और आपका प्रेशर मानी दाब, तो उच्च रक्त दाब या फिर अति तनाव। ठीक है, समझ गए? बीपी कहते हैं जिसको ना, हाँ, शॉर्ट ब्लड प्रेशर को बीपी कहते हैं। तो अति तनाव रक्त दाब की वह अवस्था है, ठीक है, अतिरिक्त जो आपके जो तनाव, अतिरिक्त तनाव जो अति तनाव रक्तदाब की वह अवस्था है। क्या ये टाइम हो गया यार? टाइम हो गया 1:23, तभी ब्लड खड़ाने लग गई। ठीक है, अति तनाव रक्त दबाव दाब की वह अवस्था है, ठीक है, जिसमें रक्तचाप सामान्य 120/80। ठीक है, अब ये मैं बताऊं 120/80 क्या है। 120/80, 120 यहां पर कौन सा प्रेशर है? ये प्रेशर है आपका, ये कौन सा प्रेशर है? जब ये होता संकुचन के टाइम, संकुचन। ठीक है, जब नीले के क्या हुआ, नीले ने क्या किया? संकुचन किया। नीले एकदम से संकुचन होगा तो आपकी जो नसें होंगी उनमें ब्लड का प्रेशर एकदम से बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? वहां से एकदम से ब्लड जो है संकुचन किया नीले ने संकुचन किया। जैसे नीले का संकुचन होगा तो ब्लड का प्रेशर एकदम से नसों के अंदर बढ़ जाएगा, तो वहां पर कितना आता? 120 आता संकुचन के टाइम। और अब नीले क्या हो गया? रिलैक्स हो गया। जैसे नीले रिलैक्स होगा, नसों के अंदर ब्लड का प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। मान लो मेरे पास में ये बोतल है, मेरे पास में क्या है? ये बोतल है। इस बोतल से मैंने क्या जोड़ दिया? ये पाइप जोड़ दिया आगे, है ना। इस बोतल में क्या है? पानी है। मैं जैसे ही इसको दबाऊंगा तो क्या हो जाएगा? उस पाइप के अंदर प्रेशर बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ जाएगा यार? पानी का बिल्कुल बढ़ जाएगा। तो वही काम यहाँ पे हो रहा है। नीले जो है उस जैसे ही नीले ने संकुचन किया तो क्या हुआ? ब्लड के अंदर प्रेशर बढ़ गया। तो यहां पर कितना होता है? 120। ये कौन सा? संकुचन वाला है। और 80 कौन सा है? ये जब क्या होता है? जब आपका शिथिलन अवस्था होती है, शिथिलन होती है। जब शिथिलन अवस्था में कितना देखो, जब हार्ट बिल्कुल शिथिलन अवस्था में है तब अपनी नसों के अंदर कितना ब्लड प्रेशर होता है? 80। ठीक है, और जब जो आपका हार्ट है वो कैसे अवस्था में? तो परकुचन अवस्था में होता है, तब आपका कितना ब्लड होता है? गिना ब्लड प्रेशर होता है आपकी जो नसें उनमें 120। ठीक है, चलो, तो ये क्या है? आपका नॉर्मल है। ये जो आपका 120/80 जो आपका आता है ये नॉर्मल है। और इसकी यूनिट बता देता हूं, mmHg। mmHg में इसको नापा जाता है। आपको सबको पता है प्रेशर हमेशा mmHg में नापा जाता है ना। इस मापदंड में 120 mm, ठीक है, Hg मिलीमीटर में मरकरी दबाव को परकुंचन या पंपिंग दाब कहते हैं ना। तो परकुंचन मैंने आपको बता दिया, परकुंचन देखो ये मैंने आपको बता दिया, संकुचन परकुंचन। ठीक है, दाब। और जो 80 मिमी Hg, ठीक है, mmHg है ना, वही है मिमी Hg को अनुशिथिलन या विराम काल सहज रक्तदाब कहते हैं ना। तो मैंने आपको बता दिया शिथिलन, अनुशिथिलन बोल दो, शिथिलन बोल दो ना। चलो, यदि किसी का रक्तदाब बार बार मापने पर भी व्यक्ति 140/90 या इससे अधिक होता है तो वह अति तनाव प्रदर्शित करता है। यह तो होगी नॉर्मल कंडीशन की बात। ये कैसी कंडीशन है? ये है नॉर्मल।
ठीक है। नॉर्मल व्यक्ति में ये ब्लड प्रेशर आता है 120/80। 120 कौन सा है? परकुंचन को दर्शा रहा है। जब आपका हृदय परकुंचन करता है उस टाइम पर नसों के अंदर दाब बढ़ जाता है, लेकिन प्रेशर से जाएगा ना ब्लड, तो दाब बढ़ जाएगा, तो 120 mmHg आता है। और जो 80 है वो किसको दर्शाता है? जो आपकी शिथिलन जो अवस्था है, जब आपका हृदय शिथिलन अवस्था में होता है तो आपकी नसों के अंदर 80 mmHg दाब होता है। ये तो हो गया नॉर्मल 120/80, ये तो नॉर्मल प्रेशर है। अब बात करेंगे कि भैया अगर किसी के अंदर आ रहा है 140/90, ठीक है, 140/90 या फिर इससे ज्यादा या इससे अधिक, ठीक है। और एक चीज और बता दूं, आपने सिर्फ एक बार चेक किया और इतना आ रहा है तो उसको अपन क्या नहीं बोल सकते? अति तनाव की कंडीशन नहीं बोल सकते। इसको नहीं बोल दिया ना कि भाई हाई बीपी तेरे, आपने एक बार चेक किया और उसका 140/90 आ गया तो ये नहीं बोल देना कि भाई तेरे तो बीपी हो रखी है, ना अति तनाव है। नहीं, हाइपरटेंशन नहीं है उसको। क्यों? एक बार चेक करने पर सही नहीं आता। क्यों? क्योंकि कभी क्या है, घबरा जाता है इंसान, घबरा गया तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। जब आप घबराते हो तो भैया आपको पता है ना, धक 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 बढ़ जाती है आपकी ना, तो क्या होता है वहां पर धक धक बढ़ेगी तो ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, जब भी आप कहीं पैदल अगर हॉस्पिटल जा रहे हो तो पैदल चल के जा रहे हो तो भी वो आपको थोड़ी देर बैठाता है, ठीक है, क्योंकि सही नहीं आ रहा, बीपी सही नहीं आएगा। तो बार बार चेक करने पर भी अगर किसी को भाई आपने चेक किया और उसको 140/90 आ गया तो एक बार मत मानो, वापस चेक करो। वापस चेक करने पर भी इतना ही आ रहा है, तब बार बार चेक करने पर भी अगर इतना ही आ रहा है या फिर इससे ज्यादा आ रहा है, तब वो कंडीशन है अति तनाव की कंडीशन है। एनसीईआरटी भी यही बात लिखती है, ठीक है। यदि किसी का रक्तदाब, किसी व्यक्ति का रक्तदाब बार बार मापने पर, यह ध्यान में रखना, बार बार मापने पर भी 140/90 या इससे अधिक होता है तो वह अति तनाव प्रदर्शित करता है। तो यह कंडीशन कौन सी होगी आपकी? अति तनाव वाली हो गई, अति तनाव, ठीक है। तो ये तो हो गया आपकी नॉर्मल कंडीशन, ये तो हो गई नॉर्मल, ये होगी आपकी अति तनाव या फिर इससे अधिक होगी तो अति तनाव वाली कंडीशन है, ठीक है। अब आगे ये क्या लाइन लिखती है? उच्च रक्तचाप हृदय की बीमारियों को जन्म देता है। अगर किसी के अंदर बीपी की भाई समस्या है, बीपी किसी के अंदर बहुत ज्यादा होती है, हाई बीपी की दिक्कत है किसी के, ठीक है, तो उस ऐसे लोगों के अंदर हृदय की प्रॉब्लम होती है, हार्ट की जो प्रॉब्लम्स हैं वो स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है। तो उच्च रक्तचाप हृदय की बीमारियों को जन्म देता है, ठीक है, तथा अन्य महत्वपूर्ण अंगों जैसे मस्तिष्क, दिमाग पर भी असर होता है भाई। वर्क किसको कहते हैं? किडनी, है ना, किडनी जैसे अंगों को प्रभावित करता है। तो आपके दिमाग को, किडनी को और आपके जो हृदय रोग है उनको जन्म देने का काम करता है कौन? हाई बीपी। तो हाई बीपी नहीं होनी चाहिए, कंट्रोल में रखो भाई अपना गुस्से को ना। चलो अगला बात करेंगे अपन हृदय धमनी रोग की। किसकी बात करेंगे? हृदय धमनी रोग की। इंग्लिश में इसको कहते हैं कैड, CAD, कैड, ठीक है। हृदय धमनी रोग या रोग को प्राय इथिरोकांठीय एथेरोस्क्लेरोसिस, ठीक है, ये इनको इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में इसको कहते हैं हृदय धमनी रोग, ठीक है। इसको कैड की फुल बता दूं, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, है ना। तो आपकी जो हृदय की जो धमनियां क्या कहते हैं? कोरोनरी आर्टरी कहते हैं, और रोग को क्या कहते हैं? डिजीज कहते हैं। तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज, शॉर्ट में कैड कह दिया, हिंदी में इसको हृदय धमनी रोग। इसको और क्या नाम, किस नाम से जाना जाता है? इसको एथेरोस्क्लेरोसिस, इसको नाम उसे जाना जाता है, ठीक है, के रूप में संदर्भित किया जाता है, जिसमें हृदय पेशी को रक्त की आपूर्ति करने वाली वाहिनियां प्रभावित होती हैं, ठीक है। इसमें होता क्या है? इस जो आपकी हृदय धमनी रोग है इसमें होता क्या है वो समझो भाई। इसमें होता क्या है? इस बीमारी में हृदय पेशी को रक्त आपूर्ति करने वाली वाहिनियां प्रभावित होती हैं। वो वाहिनियां, वो धमनियां, वो शिराएं, वो ब्लड वेसल इसमें प्रभावित होती हैं जो किसको ब्लड पहुंचाती हैं? हार्ट मसल्स को। हृदय की जो पेशी है, लिख देता हूं मैं यहां पे, हृदय की पेशियों को रक्त पहुंचाने वाली वाहिकाएं प्रभावित होती हैं, ठीक है। तो इसका मतलब यही है। हृदय धमनी रोग के अंदर क्या होता है? जो वो वाहिकाएं, वो ब्लड वेसल्स प्रभावित हो जाती हैं जो किसको ब्लड पहुंचा रही हैं? हृदय को ब्लड पहुंचा रही हैं। यार जो सबको ब्लड पहुंचाने काम कर रहा है, अगर उसके पास में ब्लड नहीं पहुंचेगा तो दिक्कत वाली बात है ना। हृदय को ब्लड तो चाहिए, ठीक है, वो पूरे शरीर को ब्लड पहुंचा रहा है,
और उसकी खुद की मसल्स के पास में ब्लड नहीं जा रहा, ये तो गलत बात है। तो ये उस टाइम पे क्या होता है, हृदय धमनी रोग होता है। और ये प्रभावित कैसे होती है, ये जो आपकी धमनियां वो प्रभावित कैसे होती है, यह बीमारी धमनियों के अंदर कैल्शियम, वसा तथा अन्य रेशे ऊतकों के जमा होने कारण ये जो है ये रोग होता है। अब ये प्रभावित कैसे होती है, आपने ये तो कह दिया कि भैया कि ये आपकी जो हृदय की जो आपकी जो वाहिकाएं हैं, ठीक है, वो प्रभावित हो जाएंगी। कौन सी वाहिकाएं, जो हृदय पेशियों तक रक्त पहुंचाती हैं, ठीक है, वो लेकिन प्रभावित होती कैसे, वो देखो भाई, वो कैसे प्रभावित होती है, कैल्शियम, ठीक है, वसा और अन्य रेशे ऊतकों के जमा होने के कारण। कहां जमा हो जाएंगे, ये आपकी ब्लड वेसल है, ये क्या है, आपकी ब्लड वेसल है, इसके अंदर क्या हो जाएंगे जमा, कैल्शियम जमा हो जाएगा, आपका फैट जमा हो जाएगा इसके अंदर, है ना, और दूसरे आपके जो रेशे ऊतक हैं वो इसके अंदर जमा हो जाएंगे। जब इस ब्लड वेसल के अंदर, इस रक्त वाहिका के अंदर इतना सारा कुछ जमा हो जाएगा, तो यहां से जो ब्लड है वो थोड़ा थोड़ा जा पाएगा, थोड़ा सा जा पाएगा, तो जो आपकी मसल्स हैं, हार्ट की जो मसल्स हैं, उन तक सही से ब्लड पहुंच नहीं पाएगा, और वो नाराज हो जाएंगे कि यार मैं इतना काम कर रही हूं, मैं इतना भड़क रही हूं, और ये पूरे शरीर के पास में ब्लड भेज रही हूं, और ये ब्लड मुझे ही नहीं दे रहे, ठीक है, किस वजह से कारण हुआ, कैल्शियम, ये सारी चीज जमा हो गई, कैल्शियम, वसा, ठीक है, ये सारी चीजें जमा हो गई, जिससे धमनी की जो अवकाशिका है, अवकाशिका मतलब ल्यूमन, ठीक है, ये जो ल्यूमन है ये छोटा हो गया ना, संकरा हो गया ना, तो ये क्या हो जाता है, संकरी हो जाती है। तो इस हृदय धमनी रोग समझ में आ गया। हृदय धमनी रोग के अंदर सिंपल सी बातें समझाऊं, होता क्या इसके अंदर, जो वो पेशियां, हृदय की पेशियां, जिन हृदय की पेशियां, उनके पास में रक्त नहीं पहुंचता, किस कारण से नहीं पहुंचता, क्योंकि जो वाहिकाएं हैं उनके अंदर क्या उसका जमाव, किसका जमाव हो गया है, कैल्शियम और वसा का, और जो अन्य जो रेशे होते हैं उनका जमाव हो गया है, ठीक है। थोड़ा सा पानी पी लूं, ठीक है, जीभ काफी लड़खड़ाने लग गई। चलो अगली बात करेंगे अपन किसकी, हृदयशूल, हृदयशूल या फिर एंजाइना भी कहते हैं इसको, ठीक है, हृदयशूल एंजाइना, इसको एंजाइना पेक्टोरिस भी कहा जाता है हिंदी में, इसको हृदयशूल पेक्टोरिस भी कह देंगे ना, भी कहते हैं, ठीक है। हृदय पेशी में जब पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है तब सीने में दर्द, वक्स, पीड़ा होता है। तो जो एंजाइना हृदयशूल की पहचान है। हृदयशूल स्त्री या पुरुष दोनों में हो सकता है, किसी भी उम्र में हो सकता है, लेकिन मध्यावस्था और वृद्धावस्था में ज्यादा होता है, ठीक है। यह सामान्यतः होता है, यह अवस्था रक्त बहाव के प्रभावित होने से होती है। अब बताओ क्या होता है, हृदयशूल क्या होता है। हृदयशूल को अंजीना कहते हैं, और इसको एंजाइना पेक्टोरिस या फिर हृदयशूल पेक्टोरिस भी कहते हैं, ठीक बात है। इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर होता यह है कि जो हृदय की जो पेशियां है ना, हृदय की जो पेशियां हैं वहां तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही, ठीक है। जो हार्ट की मसल्स हैं वहां तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही। हृदय धमनी के अंदर क्या हो रहा था, यहां पर ब्लड नहीं पहुंच रहा था, और यहां पर हृदयशूल के अंदर क्या हो रहा है, यहां पर ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही। अब यार हृदय को कितना बुरा लगेगा कि भाई मैं पूरे शरीर में ब्लड पहुंचा रहा हूं, और उस ब्लड के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी होता है, मैं पूरे शरीर के जो ऊतक हैं उन सबके पास में ऑक्सीजन पहुंचा रहा हूं, और ये क्या कर रहे हैं, ये मेरे पास में ऑक्सीजन नहीं भेज रहे, ये मेरी मसल्स के पास में ऑक्सीजन नहीं भेज रहे। तो क्या होता है, दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। जो छाती में क्या होता है, जो चेस्ट में, वहां पर क्या है, दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। और ये जो है किसी भी उम्र के अंदर हो सकता है, ठीक है, किसी भी उम्र में, बच्चों में हो सकता है, बड़ों में हो सकता है, और जो अधेड़ उम्र के होते हैं उनमें भी हो सकता है, महिला में भी हो सकता है, और बुजुर्गों में भी हो सकता है, महिला में और पुरुषों में भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन सामान्यतः किसके अंदर देखा गया है, ये सामान्यतः जो है आपका मध्यावस्था, मतलब जो थोड़े बीच की एज वाले होते हैं, और जो वृद्धावस्था, जो बूढ़े लोग होते हैं, उनमें ज्यादा देखा जाता है, ठीक है। और ये अवस्था जो है इसमें रक्त बहाव के प्रभावित होने से होती है, ठीक है। अब ऑक्सीजन टाइम पर कैसे नहीं पहुंचेगी, ब्लड अगर टाइम से नहीं पहुंचेगा तो ऑक्सीजन भी टाइम पे से नहीं पहुंचेगी, तो हार्ट की जो मसल्स हैं उन तक ब्लड टाइम से नहीं पहुंचता, ऑक्सीजन टाइम से नहीं पहुंचती, उससे क्या होता है, आपका हृदयशूल होता था, एंजाइना हो जाता है, ठीक है। यहां पर क्या पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंचती। अगली बात करेंगे अपन किसकी, हृदयपात की, ठीक है। हृदयपात को क्या कहते हैं, हार्ट फेलर, ठीक है। हृदयपात को इंग्लिश में क्या कहते हैं, हार्ट फेलियर। अब हार्ट फेलियर 3 शब्द हैं यहां पर, ध्यान से देखना, हार्ट फेलियर एक शब्द है यहां पे, एक शब्द आता है हार्ट अटैक, ठीक है। एक शब्द आता है आपका कार्डियक अरेस्ट। तीनों में मतलब समझना भाई ध्यान से। इसको हिंदी में कहते हैं हृदयपात,
इसको भी हिंदी में हृदयपात ही बोला गया है और इसको बोला गया है हृदयघात। ठीक है, इसको कहा गया है हृदयघात। ठीक है, इन दोनों को हृदयपात हृदयपात। अब तीनों में अंतर समझो, वो ध्यान से देखना। देखो, हृदयपात वह अवस्था है, हृदयपात कौन सी अवस्था है जिसमें हृदय शरीर के विभिन्न भागों को आवश्यकता अनुसार पर्याप्त आपूर्ति नहीं कर पाता। ठीक है, इस कंडीशन में क्या होगा, जिसके अंदर हार्ट फेलियर की कंडीशन है ना, जिसके अंदर हार्ट फेलियर की कंडीशन है, उसके अंदर उसके शरीर के अंदर जितना ब्लड जाना चाहिए उतना ब्लड नहीं जा पाता, पर्याप्त मात्रा में जो रक्त है वो जा नहीं पाता पूरे शरीर के अंदर। ठीक है, तो हार्ट फेलियर बोल देंगे उसको, भाई हार्ट फेल हो गया। ठीक है, हार्ट फेल कब हो रहा है कि भाई वो पंप तो कर रहा है, ऐसा नहीं है पंप ही नहीं कर रहा ना, ब्लड को पंप तो कर रहा है लेकिन ढंग से पंप नहीं कर पा रहा। ठीक है, जो हार्ट है जो है वो पंप तो कर रहा है ब्लड को, है ना, लेकिन ढंग से पंप नहीं कर पा रहा, इतना पंप नहीं कर पा रहा कि पूरे शरीर के अंदर ब्लड जो है वो पहुंच जाए। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं अपन, हार्ट फेलियर कहते हैं। तो हार्ट फेलियर के अंदर क्या होता है, हार्ट फेलियर के अंदर ये जो है आपका जो दिल है, आपका जो हृदय है वो पंप तो करता है लेकिन वो इतना पंप नहीं कर पाता कि पूरे शरीर की जो है पूरे शरीर में वो पहुंच जाए ब्लड, है ना। तो शरीर, इसमें मैं लिख देता हूं शरीर की आवश्यकता अनुसार हृदय रक्त पंप नहीं कर पाता, ठीक है, तो ये आपको पता लग गया। हार्ट फेलियर किसको कहते हैं, हृदयपात किसको कहते हैं कि भाई जो अपना हृदय है वो शरीर की जितनी आवश्यकता है उतना ब्लड जो है वो पंप नहीं कर पाई। ठीक है, इसको कभी कभी संकुलित हृदयपात भी कहते हैं, संकुलित हृदयपात भी इसको कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि फुफ्फुस का संकुलन हो जाना इस बीमारी का प्रमुख कारण है। ठीक है, प्रमुख लक्षण है। तो यहां पर ये चीजें आप देख ले, संकुलित इसको हृदयपात भी कहा जाता है हार्ट फेलियर को। हृदयपात ठीक हृदयघात की भांति नहीं होता। हृदयघात क्या आता है, कार्डियक अरेस्ट। ठीक है, कार्डियक अरेस्ट और जो हृदयपात है वो दोनों अलग अलग चीजें हैं। हार्ट फेलियर और कार्डियक अरेस्ट में फर्क होता है। क्या फर्क होता है भैया, हार्ट फेलियर के अंदर मैंने क्या बताया आपको कि हृदय जो है वो पंप तो कर रहा है ब्लड को लेकिन इतना नहीं कर पा रहा कि जो आपकी शरीर की जितनी आवश्यकता है वो पूरी हो जाए। लेकिन कार्डियक अरेस्ट के अंदर क्या होता है, इसके अंदर तो हृदय धड़कना ही बंद कर देता है। ठीक है, हार्ट बीट इसमें बंद ही हो जाती है, बिल्कुल हृदय काम करना ही बंद कर देता है। उसको क्या कहते हैं, कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट क्या होता है, हृदय इसमें काम करना बंद कर देता है, उसको कार्डियक अरेस्ट कहा जाता है। ठीक है, तो दोनों फर्क हो गया ना। हार्ट फेलियर शरीर की आवश्यकता अनुसार हृदय ब्लड को पंप नहीं कर पा रहा, कर तो रहा है लेकिन पंप नहीं कर पा रहा उतना। और कार्डियक अरेस्ट क्या होता है, आपका हृदय की धड़कन जो है वो बंद हो गई, बिल्कुल ही बंद हो गई। ठीक है, अब बात करते हैं हार्ट अटैक की। ये वर्ड आपने काफी सुना होगा, ये क्या होता है, आ जाओ। जहां हृदयघात की हृदय की धड़कन जो है वो बंद हो जाती है, बता दिया मैंने आपको हृदयघात क्या होता है। जबकि हृदयपात किसको लिखा गया है यहां पर, अब हार्ट अटैक के लिए बात हो रही है, हार्ट फेलियर की बात नहीं हो रही। देखो दोनों के लिए हृदयपात वर्ड यूज कर लिया है, हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर के लिए। अब जो यहां पर बात हो रही है किसकी बात हो रही है, हार्ट अटैक की बात हो रही है ना। तो हार्ट अटैक के अंदर क्या होता है, हृदय पेशियों को रक्त आपूर्ति अचानक अपर्याप्त हो जाने के एकाएक क्षति पहुंचती है। देखो क्या हुआ, आपने ये भी सुना होगा कि हार्ट अटैक में जो है एक बार में मौत नहीं होती है ना, झटके देता है, पहला झटका है, दूसरा झटका है, तीसरे झटके में मौत होती है। ठीक है, सुना होगा ऐसा, ध्यान से सुनो क्यों होता है ऐसा। ये मान लो कि हार्ट है भाई, ये मान लो क्या है, एक मिनट में दिल बनाता हूं थोड़ा सा, क्या बन गया ये मान लो दिल है। ठीक है, और इसमें ये जा रही क्या, ये धमनियां इसमें, ये आपकी शिराएं धमनियां इसमें जा रही हैं। कौन सी है ये, जो हृदय की जो मसल्स हैं उनको ब्लड पहुंचाती हैं। ये मान लो ये इसमें पतली पतली शिराएं हैं, पतली पतली आपकी धमनियां हैं। ठीक है, ये आगे जाके और पतली हो जाएंगी और पतली हो जाएंगी, इस प्रकार से ये चल रही है ना, तो पतली पतली है ये। ठीक है, अब मान लो कि ये वाली जो धमनी है, ये वाली जो आपकी वाहिका है, अगर ये वाली इसमें कोई ब्लॉक आ गया, ठीक है, इसमें अगर कोई ब्लॉक आ गया और इतने ऊत तक जो आपकी वो डैमेज हो गई, इतने आपके जो हार्ट की जो मसल्स है वो क्या होगी, डैमेज हो गई। क्यों डैमेज होगी, क्योंकि यहां पर जो है इसमें क्या आ गया, ब्लॉक आ गया।
ठीक है, ये छोटी सी धमनी थी, इसके अंदर क्या आ गया, ब्लॉक आ गया। ब्लॉक आ गया तो यहां पर जो है ये जो आपकी मसल्स हैं इनके पास में ब्लड नहीं पहुंचा, ऑक्सीजन नहीं पहुंची, तो ये क्या हो जाएंगी, डैमेज हो जाएंगी। इतनी सी डैमेज हुई, पूरा हार्ट डैमेज नहीं हुआ, तो क्या हुआ, एक छोटा सा झटका आएगा हार्ट अटैक का, लेकिन वो मरेगा नहीं इंसान। ठीक है, फिर क्या हुआ, फिर आगे गए। ठीक है, और यहां पर मान लो ये वाली जो है इसमें भी ब्लॉक आ गया। ठीक है, इस वाली धमनी के अंदर भी, तो क्या होगा, यहां पर की जो आपके जो मसल्स होंगी वो भी क्या हो जाएंगी, डैमेज हो जाएंगी। ठीक है, अगर वो डैमेज हो जाएंगी तो क्या होगा, यहां पर भी क्या हो जाएगा, मसल डैमेज होगी, लेकिन पूरा हार्ट डैमेज नहीं हुआ, तो क्या होगा, अभी भी जिंदा रहेगा इंसान। दूसरा झटका आ गया। तीसरे झटके अंदर मान लो ये वाली बड़ी वाली जो आपकी जो है वाहिका जो है इसके अंदर क्या ब्लॉकेज आ गया, तो अब जो है काफी बड़ी दूर के अंदर जो है आपके जो मसल्स हैं, हार्ट की मसल्स हैं, वो डैमेज हो जाएंगी, और डैमेज हो जाएंगी तो क्या होगा, हार्ट अटैक। ठीक है, तो हार्ट अटैक के अंदर क्या होता है, एकदम से इंसान नहीं मरता, कार्डियक अरेस्ट के अंदर हार्ट बीट करना बंद कर देता है। हार्ट अटैक के अंदर ऐसा नहीं होता। अगर पहली बार में ही इसमें ब्लॉक आ गया, अगर इसमें ब्लॉकेज आ गया, तब तो पहली बार में भी खत्म हो सकता है मामला। ठीक है, लेकिन अगर छोटी छोटी धमनियों के अंदर आया है तो एक दो झटके लगते हैं। ठीक है, समझो ध्यान से। तो ये जो आपका हृदयपात है, यहां पर किसके लिए बात हो रही है, हार्ट अटैक की बात हो रही है, हार्ट अटैक है ये। तो तीनों में मतलब समझ में आया आपको आज। हार्ट अटैक में हृदय पेशी को रक्त आपूर्ति, ठीक है, हृदय पेशी जो है आपकी हार्ट की जो मसल्स हैं, रक्त आपूर्ति अचानक अपर्याप्त हो जाती है। जितना रक्त उनको चाहिए होता है अचानक कम हो जाएगा। ठीक है, अचानक कम हो जाने की यकायक क्षति पहुंचती है। मैंने आपको बता दिया कि अचानक जो है यहां पर जो है इनका ब्लड जितना चाहिए उन मसल्स को वो कम हो जाएगा। तो अगर इस धमनी के अंदर कोई दिक्कत आई है तो इतने से आपकी जो मसल्स है वो डैमेज हो जाएंगी। लेकिन कोई बड़ी जो आपकी धमनी है उसके अंदर अगर दिक्कत आ गई तो काफी दूर की जो मसल्स है वो डैमेज हो जाएंगी और हार्ट अटैक बढ़ा आ जाएगा। ठीक बात है, यहां पर आपको इतनी बातें समझ में आई या नहीं आई। अब मैं आपको दो चीजें और बताऊंगा, दो शब्द और बताऊंगा। ठीक है, तो सिलेबस में तो नहीं है लेकिन पता होना चाहिए आपको ना। तो एक वर्ड होता है टेकिकार्डिया, एक होता है ब्रेडिकार्डिया। मतलब समझो इनका क्या होता है। एक वर्ड है टेकिकार्डिया, टेकिकार्डिया, और एक शब्द है ब्रेडिकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया। ये दो कंडीशंस हैं, ये दो क्या है, कंडीशंस हैं। टेकिकार्डिया की कौन सी कंडीशन होती है, टेकिकार्डिया वो कंडीशन होती है जब किसी की हार्ट बीट 100 धड़कन से ऊपर चली जाए। ठीक है, 100 धड़कन से अगर किसी की हार्ट बीट ऊपर जा रही है तो उस कंडीशन को कहते हैं अपन टेकिकार्डिया। भाई अपनी नॉर्मल कंडीशन, नॉर्मल अपनी हार्ट बीट कितनी होती है, 1 मिनट के अंदर 72 बार धड़कता अपना दिल। लेकिन अगर किसी का दिल 100 बार धड़क रहा है 1 मिनट के अंदर तो वो कंडीशन कौन सी है, टेकिकार्डिया। ठीक है, 1 मिनट में 100 से अधिक हृदय स्पंदन होते हैं, हृदय स्पंदन। ठीक है, 1 मिनट में 100 से अधिक हृदय स्पंदन हो रहे हैं तो उसको कहते हैं टेकिकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया क्या होता है, 1 मिनट में 60 से कम हृदय स्पंदन ठीक है। तो ब्रेडिकार्डिया क्या है, 1 मिनट में 60 से कम क्या होते हैं आपके हृदय स्पंदन होते हैं। किसी के अंदर 60 से कम 1 मिनट में, भाई आपने तो 72 हो रहे हैं, लेकिन किसी के अंदर 60 से कम हो रहे हैं ना तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं, ब्रेडिकार्डिया। और किसी के अंदर 100 से अधिक हो रहे हैं उस कंडीशन को कहते हैं टेकिकार्डिया। बस यहां पर अपना चैप्टर जो है वो समाप्त हो जाता है। एनसीईआरटी की आपको हर एक लाइन, हर एक कॉन्सेप्ट जो वो समझाने की पूरी कोशिश की है। समझ में आया या नहीं आया कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आया लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर्स के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहो।